हेलो सीएम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज मैं याद दिलवा दूं, हम लोग सैलरी का रिवीजन कर रहे थे और सैलरी के रिवीजन के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 1 कर चुके हैं, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 2 कर चुके हैं। मतलब मैंने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन भी करवा दिया था, कंसेशनल अकोमोडेशन का रिवीजन भी करवा दिया था। यस गाइज, आज मैं करूंगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 3 एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 4। देखो मैं समझाता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवाता हूँ कि मैं कहाँ पे बोल रहा हूँ। ये देखो, हमने 17.2 का 1 रेंट फ्री अकोमोडेशन कर लिया, कंसेशनल अकोमोडेशन कर लिया। अब जो 17.2.3 है ना और 17.2.4 है, ये कंबाइंड होंगे। अब बात समझो, ये दोनों कंबाइंड करने पड़ेंगे आपको रिवाइज। नंबर 1, 17.2.3 में जो बेनिफिट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, दे बेनिफिट आर इन काइंड। अभी कौन सा बेनिफिट है मैं नाम नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि 17.2.3 में एम्प्लॉयर जो बेनिफिट एम्प्लॉय को देगा वो बेनिफिट इन काइंड होंगे और वो बेनिफिट टैक्सेबल होंगे ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। देखो मैंने 17.2.1 करवाया, मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन करवाया, कंसेशनल अकोमोडेशन करवाया और मैंने बोला था ये बेनिफिट टैक्सेबल है फॉर ऑल एम्प्लॉय, चाहे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों एम्प्लॉय के लिए इक्वल लेवल पर टैक्सेबल है। लेकिन जो 17.2.3 का बेनिफिट है ना, वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर 17.2.3 में जो भी बेनिफिट इन काइंड होते हैं, मैं नाम बताऊंगा उनके, अगर वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को दिया जाए तो फिर वो उसके लिए टैक्सेबल नहीं है, वो तभी टैक्सेबल होंगे अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड होगा। हाँ, 17.2.4 में बेनिफिट इन कैश है, बेनिफिट इन कैश है, बट ये टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉई है, चाहे स्पेसिफाइड हो चाहे नॉन स्पेसिफाइड हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। 17.2.3 में क्या आएगा, बेनिफिट इन काइंड आएगा। 17.2.4 में क्या आएगा, बेनिफिट इन कैश आएगा। मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात है कि दोनों में जो बेनिफिट है ना वो सेम है, बस अगर वही बेनिफिट काइंड में दो तो वो 3 में आता है और अगर वही बेनिफिट कैश में दो तो वो 4 में आता है। दिस इज द डिफरेंस। मतलब बेनिफिट का नाम सेम है, 4 बेनिफिट है इसके अंदर, 4 बेनिफिट है, बिल्कुल सेम है। फिर अगर काइंड में गए तो 3 में आएगा, कैश में गए तो 4 में आएगा। अगर पेपर में आपको ये पता लगता है कि बेनिफिट कैश में दिया गया तो आपकी मुसीबत कम हो जाएगी, फिर आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है या नॉन स्पेसिफाइड, क्योंकि अगर वो कैश में है फिर तो वो टैक्सेबल है ही है, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो। लेकिन अगर आपको ये क्लियर होता है कि बेनिफिट वही वाला है जो 17.2.3 और 4 में आता है, यानी कि उन 4 में से कोई एक है, लेकिन ये काइंड में दिया गया है, फिर आपने थोड़ी मुसीबत ये भी हो जाएगी कि आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है या नॉन स्पेसिफाइड। क्योंकि अगर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है तो आपको टैक्स करना है और अगर नॉन स्पेसिफाइड है तो आपको टैक्स ही नहीं करना है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तो बेनिफिट इन काइंड 3 में आएगा, बेनिफिट इन कैश 4 में आएगा। सेम 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 कंटेंट है, सेम बेनिफिट है। काइंड में दिया तो 3 में, कैश में दिया तो 4 में। काइंड में दिया तो टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, कैश में दिया तो सभी के लिए टैक्सेबल है, कैश में दिया तो सभी के लिए टैक्सेबल है। एक और बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर, ये जो बेनिफिट है, ये जो 4 बेनिफिट है, बस यही 4 इसमें आएंगे और कोई अपनी मर्जी से नहीं लाना अपने। जो 4 नाम बताऊंगा बस यही 4 इसके अंदर आएंगे। आइए मैं दिखाता हूं आपको कौन कौन से 4 हैं। हाँ जी, तो देखो सेक्शन 17.2.3 बेनिफिट इन काइंड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रहा है। 17.2.4 बेनिफिट इन कैश, ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉय का ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर पूरा कर रहा है, एम्प्लॉय की ड्यूटी थी लेकिन एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दी, दैट इज कैश बेनिफिट। टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, इसको छोड़ दो, आप छोड़ो। टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, क्योंकि अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय पता लग जाए तो बेनिफिट होगा, अगर थर्ड वाला बेनिफिट आया तो। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है, देखो यहाँ 3 पॉइंट दे रखे हैं, अगर आप इन 3 में से कोई भी एक हो तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। नंबर 1, अगर आप डायरेक्टर एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के, मतलब कंपनी है और आप उसके एम्प्लॉय हैं बट आप डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर एम्प्लॉय भी होते हैं और अदर देन एम्प्लॉय भी होते हैं, पता होगा आपको। जो होल टाइम डायरेक्टर होते हैं दे आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और जो अदर देन होल टाइम डायरेक्टर होते हैं दे आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, तो आप डायरेक्टर एम्प्लॉय है कंपनी के तो यू आर डीम्ड टू बी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अगर आप कोई ऐसे एम्प्लॉय हैं जिसका कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका कंपनी के अंदर 20% मतलब इक्विटी शेयर है, मतलब आपके पास 20% वोटिंग राइट है उस कंपनी के अंदर, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं। कंपनी नहीं, कोई जरूरी नहीं कंपनी, एम्प्लॉय हैविंग ओनली इन कंपनी, एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन ए कंपनी। अगर आपका कंपनी में 20% इक्विटी शेयर है, वोटिंग राइट है, तो आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो आप एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। थर्ड,
अगर आप ये दोनों नहीं है, ना डायरेक्टर है ना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है आपका कंपनी के अंदर, अगर आप एक एम्प्लॉई हैं अदर देन अबव, इनके अलावा, और आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब होता है डिडक्शन माइनस करने के बाद, सेक्शन 16(1), 16(1)(a), 16(2), 16(3), वो जो 3 डिडक्शन है उनको माइनस करने के बाद अगर आपकी जो इनकम फ्रॉम सैलरी हो 50,000 से ज़्यादा है पूरे साल की, बताओ यार आज के दिन ऐसा कौन सा एम्प्लॉय होगा जिसके पूरे साल की सैलरी 50,000 से ऊपर नहीं होगी। तो प्रैक्टिकली लाइफ में हर एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता ही है। ये तो बस एक नाम है, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है जानना कि एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है या नहीं है, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। बट एग्जैक्टली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होगा ही नहीं। कौन सा एम्प्लॉय 4,000 से भी कम में काम करेगा? अरे 4,200-300 रुपये तो हर एम्प्लॉय की सैलरी होती ही होगी, 4,300-400 रुपये तो भाई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तो सारे बन ही जाते हैं। तो एन एम्प्लॉय अदर देन अबव whose income from salary exceed ₹50,000 whether due or paid by one or more employer whether due or paid by one or more employer। अगर एक एम्प्लॉय को 2 एम्प्लॉयर के पास काम करता है और दोनों से सैलरी मिलती है तो दोनों की सैलरी मिलाकर 50,000 से अगर ऊपर है तो भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अरे यार मैं कह रहा हूँ एक से ही हो जाएगी 50 से ऊपर। ये कह रहे हैं अगर 1 और मोर एम्प्लॉयर के पास काम करता है और उन दोनों की एग्रीगेट भी 50 से ऊपर है तो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। हाउएवर इट एक्सक्लूड नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। हाँ ये स्पेशल पॉइंट है कि जब आप एक एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी निकालेंगे तो जो नॉन मॉनेटरी के परक्विजिट्स है यानी कि जो काइंड में मिलते हैं वो आपने ऐड नहीं करने, मतलब उसको बिना कंसीडर किए चेक करना है। यानी कि सैलरी का क्वेश्चन अलग है और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है ये क्वेश्चन अलग है। देखो निकालना दोनों में इनकम फ्रॉम सैलरी है, लेकिन अगर आप ये चेक कर रहे हो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है तो उस इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते टाइम आपको नॉन मॉनेटरी परक्विजिट को ऐड नहीं करना, बिना ऐड किए देखना है। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या जो ये क्वेश्चन है इसमें जो एम्प्लॉय है वो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है, करके देखें। देखो बेसिक सैलरी कितनी है? 2,000 महीना। आप ऐसे कर लो क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लिखोगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हो गया 2,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने की हो गई 24,000। डीए पूरा टैक्सेबल होता है तो वही आएगा 1,000 इंटू 12 दैट इज 1,000 इंटू 12 दैट इज 12,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो 2,000 इंटू 12 है, 24,000 हो गया। इसका एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ये सिर्फ हैंडीकैप्ड को मिलता है, ठीक है ना, तो नील आएगा तो वापस यहाँ पर 24,000 ही आ जाएगा। सिटी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 1,000 रुपये पर मंथ है, पर चाइल्ड है, फॉर 2 चिल्ड्रन है, मतलब 1,000 रुपये ना 2 बच्चों को मिल रहे हैं अलग अलग, मतलब दोनों को 1,000 मिल रहा है। इंटू 12 तो ये हो गया यार 2,000 इंटू 12 24,000। और इसमें से एग्जाम्पशन माइनस करोगे तो वो आपको पता है 100 रुपये एग्जाम्प्ट होता है 2 बच्चों का 12 महीने का, 2,400 रुपये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 24,000 माइनस 2,400 ये आ गया 21,600। चिंता मत करना क्वेश्चन बड़ा आसान है। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होते हैं, सोचने की जरूरत ही नहीं है। मेडिकल अलाउंस 20,000 रुपये पर एनम, तो 20,000 लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है रेंट फ्री अकोमोडेशन इन दिल्ली। अब अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल सैलरी का क्वेश्चन होता तो आप रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकालते। आप ये अज्यूम कर लेते कि ये अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का है और आप दिल्ली में है तो वो जो 10% ऑफ सैलरी होता है वो आप कैलकुलेट करते, उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते। लेकिन क्योंकि अब आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हो ये सिर्फ ये चेक करने के लिए कर रहे हो कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है नहीं, तो आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन कंसीडर नहीं करना बिकॉज ये एक परक्विजिट है और ये नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है। परक्विजिट भी है और नॉन मॉनेटरी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कार दे दी यूज करने के लिए, वो भी एक परक्विजिट होता है, पढ़ेंगे हम, और वो भी एक नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है तो वो भी नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका टोटल। आपका टोटल आ गया इसके अंदर 24,000 सबसे पहले, फिर 12,000 और फिर 24,000 और फिर 21,600 और फिर 20,000। ये हो गया जी 1,01,600। ध्यान देना इसमें से आपने माइनस करनी है एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो छोड़ो, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी 50,000 रुपये। इसमें से आपने माइनस कर दिया एंटरटेनमेंट अलाउंस, सॉरी एंटरटेनमेंट अलाउंस तो दे ही नहीं रखा, तो इसमें से आपने माइनस कर दिया प्रोफेशनल टैक्स, क्वेश्चन में दे रखा है प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर दिया 1,600 रुपये। तो व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट? अगर मैं बात करूं तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा भाई 1,06,1,06,000 में से 50 माइनस किया और फिर 1,600 माइनस किया,
एग्जैक्ट 50,000 बच गया, एग्जैक्ट जो है ना वो 50,000 बच गया इनकम फ्रॉम सैलरी। तो गाइस अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी एग्जैक्ट 50,000 आती है तो यू आर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, यू आर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, क्योंकि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय तब बनेंगे जब आपकी सैलरी 50,000 से एक्सीड करेगी, और इस क्वेश्चन में आपकी सैलरी 50,000 से एक्सीड नहीं कर रही है, एंड देयरफॉर यू आर नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो यहां पर आप आएंगे नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब मैं बोलूंगा कि अगर क्वेश्चन में आपको परक्विजिट नंबर 3 आता है काइंड वाला और ये वाला एम्प्लॉय है तो आप टैक्स मत करना उसको, तो आप उसको टैक्सेबल मत करना, बिकॉज नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए जो 3rd वाला परक्विजिट है काइंड में मिलते हैं, वो 4 पॉइंट होते हैं, 4 परक्विजिट को बताऊंगा कौन कौन से हैं, तो वो टैक्सेबल नहीं होते। अगर इसकी सैलरी 50,000 से 1 रुपये भी ऊपर होती, यानी कि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाता, तो फिर ये वो टैक्सेबल हो जाते हैं। आई होप इट इज क्लियर। जल्दी बोलो जल्दी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलो आ जाओ। तो मैंने बोला 4 पॉइंट है मैंने बोला 4 पॉइंट है, वो कौन कौन से हैं बता दूं आपको? सुनो, अच्छा इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 3 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 4, ठीक है, इनमें 4 पॉइंट आएंगे। पहला आएगा गार्डनर, मतलब फैसिलिटी ऑफ, या फैसिलिटी नहीं बोलूंगा, गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन और डोमेस्टिक सर्वेंट और अदर डोमेस्टिक सर्वेंट। ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो सर, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन, अदर डोमेस्टिक सर्वेंट की फैसिलिटी दी है और पैसे भरता है एम्प्लॉयर, तो ये परक्विजिट काइंड में है या कैश में? छोटा सा क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सा 2 एग्जांपल लूंगा, प्लीज मेरे 2 एग्जांपल को सुनना ध्यान से, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक एम्प्लॉय हूं, मेरे घर में मैंने गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन रखे हुए हैं। क्यों रखे हैं? मेरे घर में जरूरत है, मेरे घर में गार्डनर चाहिए, मेरे को एक स्वीपर चाहिए, एक वॉचमैन चाहिए, मैंने रखे हुए हैं। उनकी सैलरी ऑफ कोर्स मैंने रखे, मैं ही दूंगा, और कौन देगा? लेकिन उनकी सैलरी मेरा एम्प्लॉयर दे देता है। वो कहता है कोई बात नहीं यार, तू इतनी बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय है, हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, छोटी मोटी बातें करेगा क्या? तेरी सैलरी हम, तेरे एम्प्लॉय की सैलरी हम दे देंगे। मैंने कहा थैंक यू जी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये फैसिलिटी काइंड में है या कैश में? मुझे तो पैसे मिल गए ना, मुझे तो मेरे पैसे, मेरे बदले में जो गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन की सैलरी मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, मुझे बेनिफिट हो गया। मुझे बस आपको सिर्फ इतना था ना, ये कैश में है काइंड में, बिकॉज अगर आपने ये जज करना सीख लिया कि ये कैश में है या काइंड में, फिर तो बात बन गई। क्योंकि अगर ये कैश में है फिर तो ये 17(2)(4 में आएगा और एम्प्लॉय कोई भी हो टैक्सेबल है ही है, और अगर ये काइंड में है तो फिर ये 3rd में आएगा और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा तभी टैक्सेबल है। तो आप बताओ कैश में है काइंड में है? चलो, आपने इसका आंसर दे भी दिया या नहीं भी दिया या सोच रहे हो, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, फिर आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। मेरे घर में कोई गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन नहीं है, मुझे ऐसी कोई ज़्यादा खास ज़रूरत भी नहीं है। मेरी बीवी कहती है कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम घर में हो तो क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? मैंने कहा सही है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए तो कुछ भी बन जाएंगे। लेकिन एक दिन क्या होता है, मेरे घर की डोरबेल बजती है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, मेरे सामने 3 लोग खड़े होते हैं, गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन। मैंने कहा भाई किसने बुलाया तुमको? बोले सर बुलाया नहीं, आपके एम्प्लॉयर ने भेजा है। मैंने कहा अच्छा, मैं जिस कंपनी में नौकरी करता हूँ उसने भेजा है, मालिक ने? बोले हाँ, हम आपके घर में काम करेंगे और आपसे कोई पैसे नहीं लेंगे, वो अपने आप दे देगा। मैं कर लो, मेरे को क्या दिक्कत है, मुझे क्या दिक्कत है, वो अपनी मर्जी से भेज रहा है, भेज दे दो, कर लो भाई तुम काम। अब वो मेरे घर में काम कर रहे हैं, सैलरी भी वही दे रहा है, इस केस में मुझे बेनिफिट काइंड में मिला है कैश में। तो यस गाइस, आप समझ गए ना, ये वाला बेनिफिट काइंड में है। जो स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन अपनी मर्जी से मेरे घर में आ रहा है, एम्प्लॉयर की मर्जी से, मैंने नहीं बोला, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जो एम्प्लॉयर पूरा कर रहा है उसने खुद क्रिएट की है अपनी रिस्पॉन्सिबल, मतलब खुद भेज रहा है, मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन पहले वाले केस में जहां मैंने गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन को लगाया था, वहां मेरा ऑब्लिगेशन था, मेरी लाइबिलिटी थी उनको पे करने का, लेकिन पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर, वो कैश में था। बिल्कुल दूसरा देखो, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल एटसेट्रा दिखाऊंगा अभी। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल या गैस बिल एटसेट्रा। अब बताओ, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा है, मेरे नाम पे लगा है, उसे भरने की ड्यूटी किसकी है? मेरी है। लेकिन भर कौन देता है? एम्प्लॉयर।
कैश में बेनिफिट है, मेरा ऑब्लिगेशन था। द वर्ड ऑब्लिगेशन इज इंपॉर्टेंट। ऑब्लिगेशन मेरा था, कर कौन रहा है? एम्प्लॉयर पूरा। कैश में बेनिफिट है। अगर मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगा है वो मेरे नाम पे है ही नहीं, वो मेरे बॉस के नाम पे है, वो मेरे एम्प्लॉयर के नाम पे, जो बिल आएगा वो एम्प्लॉयर के नाम पर ही आएगा, उसके ऑन अकाउंट ऑफ हिम आएगा, तो वही भरेगा, फिर मुझे भरना भी क्यों है? बट इलेक्ट्रिसिटी के मजे तो मैंने लिया, लेकिन बिल वो भर रहा है, ये काइंड में है। बिल्कुल सेम है। थर्ड, चिल्ड्रन, 4 है इसके अंदर। चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी, मेरे बच्चे हैं। गलती किसकी है? आई मीन बच्चे किसके हैं? मेरे। तो उनको पढ़ाने की ड्यूटी किसकी है? मेरी। स्कूल में कौन लगाएगा? मैं। फीस कौन भरेगा? मैं। लेकिन मेरा एम्प्लॉयर भर देता है। ऑब्लिगेशन है, बेनिफिट कैश में है। ऑब्लिगेशन है, बेनिफिट कैश में है। लेकिन मान लो मेरे बच्चों को स्कूल में लगाता है मेरा बॉस, वो बोलता टेंशन मत ले, मैंने कहा रहने दो सर, मैं नहीं खर्चा, नहीं हम अपने आप देख लेंगे, हमारी कंपनी का स्कूल है, तो टेंशन मत ले, हम अपने आप लगा देंगे इसको। अब ऑब्लिगेशन उसका है, अब वो अपनी मर्जी से भर रहा है, तो फिर काइंड में है। फोर्थ है मोटर कार। ये तो पूरा अलग से पूरा स्पेशल है मोटर कार, ये तो पूरा स्पेशल है मोटर कार। इसमें तो क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, मोटर कार मेरी कार है। आप बताओ पेट्रोल कौन डलवाएगा? सर आप ही कार आप ही डलवाओगे। पेट्रोल के बिल एम्प्लॉयर दे रहा है, कार मेरी है, पेट्रोल के बिल एम्प्लॉयर दे रहा है। किस में बेनिफिट है? कैश में। ऑब्लिगेशन मेरा था, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। पेट्रोल के बिल भी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। भाई मेरे तो मजे मेरा अगर मेरी कार नहीं है तो पेट्रोल एम्प्लॉयर डलाएगा। कार कहीं रुक गई, मैं तो छोड़ के आ जाऊंगा, भाई देख ले भाई तेरी गाड़ी खड़ी है वहां पे, मैं क्यों डलवाऊंगा पेट्रोल? मतलब मेरी गाड़ी भी उसकी, पेट्रोल भी उसका, फिर मतलब गाड़ी उसकी है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, फिर वो अपनी मर्जी से दे रहा है, तो बेनिफिट इन काइंड है। तो गाइस सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही चेक करना है कि बेनिफिट काइंड में है या कैश में है, और बड़ा मजेदार शब्दों से डिसाइड होता है। पेपर में ऐसे वर्ड लिखे होते हैं जिससे क्लियर होता है काइंड है या कैश है। ऐसे लिखा होता है एम्प्लॉई इंगेज स्वीपर। एम्प्लॉई ने, मिस्टर एक्स ने स्वीपर को एंगेज किया, मतलब खुद रखा है। एंगेज का मतलब उसे हायर किया, तो फिर एम्प्लॉय की ड्यूटी थी उसको रखने की। कैश अगर अब एम्प्लॉयर पे करेगा तो कैश बेनिफिट है। और एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है? एम्प्लॉयर प्रोवाइड स्वीपर, मतलब वो ऐसे वर्ड यूज करता है, जब वो कैश देना चाहता है वो एंगेज वर्ड यूज करता है कि एम्प्लॉई इंगेज स्वीपर गार्डनर वॉचमैन। और एम्प्लॉयर की बात है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड स्वीपर गार्डनर वॉचमैन। एम्प्लॉयर दे रहा है अपनी मर्जी से, टाइप मतलब इस टाइप से वो लैंग्वेज घुमा के देता है, तो पता लग जाता है वो काइंड है और वो कैश है। यस गाइस, एक बार बताओ फटाफट यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर शुरू करने जा रहा हूं। बस ये 4 मुझे करवाने हैं। अगर ये 4 मैंने करवा दिए तो मेरा 17-2-3 भी कंप्लीट हो जाएगा और 17-2-4 भी कंप्लीट हो जाएगा। 17-2-3 भी कंप्लीट, 17-2-4 भी कंप्लीट, अगर ये 4 करवा दिया। हालांकि इसमें जो मोटर कार है दैट इज ए वेरी बिग, बहुत लेंदी है, सच कह रहा हूं बहुत लेंदी है। फिर बोलूंगा दिस इज नॉट अ रेगुलर बैच, बिल्कुल रिवीजन करवा रहा हूं, तो थोड़ा सा स्पीड से कराऊंगा, ठीक है। पहला, वैल्यू ऑफ बेनिफिट इन केस ऑफ सैलरी ऑफ गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट, ठीक है। गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट। नंबर 1 वैल्यू ऑफ बेनिफिट आएगा एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर पे करेगा ना उतना टैक्सेबल है। अच्छा हाँ, मजे की बात यह है कि चाहे बेनिफिट 3rd में आए चाहे 4th में आए, दोनों में टैक्सेबल अमाउंट सेम आएगा। टैक्सेबल अमाउंट सेम आएगा जितना एम्प्लॉयर पे करेगा। व्हाट इज कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, दैट इज टैक्सेबल टू एम्प्लॉय, मतलब अमाउंट सेम आएगा। बस हाँ डिसाइड ये करना है कि काइंड में मिला या कैश में। वो भी इसलिए क्योंकि अगर काइंड में मिला है तो हम सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को टैक्स करें, नॉन स्पेसिफाइड को ना टैक्स करें, दैट्स द ओनली रीजन। तो गाइस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट? वैल्यू ऑफ बेनिफिट मतलब, आप कई लोग बोलते हैं सर वैल्यू ऑफ बेनिफिट क्या होता है? अरे वैल्यू ऑफ बेनिफिट मतलब वैल्यू ऑफ परक्विजिट, एक ही बात है। आप इसे वैल्यू ऑफ परक्विजिट कह लो, अरे आप हाउ मच टैक्सेबल कह लो यार, एक ही तो बात है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट कह लो, वैल्यू ऑफ परक्विजिट कह लो, क्या फर्क पड़ता है? तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर फॉर सच सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, मैंने 2 एम्प्लॉय मेरे घर में रखे, दोनों की सैलरी 10,000 महीना है, तो 17-4 में आएगा, मतलब कैश वाले में आएगा। फिर मेरे टैक्सेबल है, चाहे मैं स्पेसिफाइड हूँ या नॉन स्पेसिफाइड हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्सेबल कितना होगा? सर अगर 2 एम्प्लॉय रखे हैं और दोनों की सैलरी 10,000 महीना है और एम्प्लॉयर दे रहा है दोनों की, तो मेरे को बेनिफिट कितना हुआ? 10,000 रुपये का, दो एम्प्लॉय का 12 महीने का, तो 2,40,000 का बेनिफिट हुआ, 2,40,000 टैक्सेबल। तो वट एवर द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, वट एवर द कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर की कॉस्ट होगी ना दैट विल बी टैक्सेबल।
दैट विल बी टैक्सेबल। लेस अगर एम्प्लॉयर ने मुझसे कुछ रिकवर किया, एम्प्लॉयर ने बोला भी तेरे से 2,000 रुपये काटेंगे हम तेरी सैलरी में से, इसकी सैलरी हम पे कर देंगे बट तेरी सैलरी में से 2,000 महीना कटेगा, तो इफ अमाउंट एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम सच एम्प्लॉय तो वो हम लेस कर देंगे ऑफ कोर्स। गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन, फिर बता रहा हूं एक बार, अगर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर है, मतलब ये एम्प्लॉयर ने अपनी मर्जी से भेजे हैं, थर्ड में आएंगे, और ये काइंड में टैक्सेबल है, और ये स्पेसिफाइड, सॉरी ये काइंड में माने जाएंगे, और ये सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। और अगर एंगेज्ड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, अगर एम्प्लॉय ने खुद एंगेज किए हैं तो ये 17(2)(4) में आएंगे एंड टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय होंगे। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट एम्प्लॉय रिजल्टिंग फ्रॉम सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वाटर फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, ध्यान सुनना, एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं इतना भी फास्ट नहीं करवा रहा कि आपको कंसेप्ट क्लियर ना हो, मैं दोनों काम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको रिवाइज भी हो जाए। वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉय रिजल्टिंग फ्रॉम सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाटर फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशन। यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हालांकि मतलब यहाँ पे भी वही है कि अगर एम्प्लॉयर जितना पे कर देगा दैट विल बी टैक्सेबल, वट एवर द अमाउंट पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर दैट विल बी टैक्सेबल। बट यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा हैक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, उसमें यह है कि अगर एम्प्लॉयर जो फैसिलिटी दे रहा है, अगर एम्प्लॉयर जो फैसिलिटी दे रहा है वो अपने ही रिसोर्सेज से दे रहा है, खुद के रिसोर्सेज से दे रहा है, तो फिर कितना टैक्सेबल होगा। मैं आपको समझाता हूं मेरा कहने का मतलब क्या है। मैं एक एम्प्लॉय हूं, ठीक है, मैं एक एम्प्लॉय हूं, बिल्कुल मेरी एग्जांपल को समझोगे तो आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैं आईजीएल में काम करता हूं। आईजीएल मतलब इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, आपने नाम सुना होगा, आपने देखा होगा आजकल घरों में ना पाइपलाइन से गैस आती है, वो गैस सिलेंडर वाला काम खत्म हो गया। हमारे घर में भी अब गैस सिलेंडर नहीं है, वो पाइपलाइन से गैस आती है। तो मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जो वो पाइपलाइन लोगों के घरों में लगाती है और पाइपलाइन प्रोवाइड करती है, गैस पाइपलाइन के थ्रू प्रोवाइड करती है। मैं उस कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। मैंने मेरी कंपनी को बोला कि सर मेरे घर में भी एक कनेक्शन लगा दो। कंपनी ने कहा लगा देंगे। मैंने कहा पैसे वैसे नहीं दूंगा। बोले क्यों भाई, क्यों नहीं देगा? मैं कहा सर आप ही कंपनी में काम करता हूँ, है सारा मोहल्ला जानता है भी, मैं तो खुद इस कंपनी में काम करता हूँ, आप मेरे से भी पैसे लोगे? मेरी कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, चल तू मत दे पैसे, तेरे घर में गैस कनेक्शन की पाइप लगा देंगे। मैंने कहा ठीक है, गुड, आई एम हैप्पी। तो वो मेरे घर में एक गैस कनेक्शन की पाइप लगा देते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अब वो गैस कनेक्शन की पाइप कहाँ से लगाई गई है? एम्प्लॉयर ने अपने रिसोर्सेज से लगाई है, क्योंकि उसका खुद का भी यही काम है। हम जब औरों के यहाँ लगाते हैं तो हम लोगों से लेते हैं 1500 रुपये चार्ज फ्रॉम अदर। अगर हम किसी और के लगाते, मतलब मेरे घर में ना लगती, किसी और के लगती, तो 1500 रुपये लेते। लेकिन जो हमारी कॉस्ट है वो आती है 1200 रुपये। वो आती है 1200 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब एक घर में पाइप लगाने की कॉस्ट जो 1200 रुपये आती है। मेरा क्वेश्चन है मुझे कितने का फायदा होगा, 1500 का या 1200 का? मेरे लिए कितना टैक्सेबल है? मेरे लिए कितना टैक्सेबल है, 1500 या 1200? द आंसर इज कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। जितना एम्प्लॉयर का कॉस्ट है, तो एम्प्लॉयर की कॉस्ट 1200 है तो 1200 टैक्सेबल होगा। मेरे लिए कितना टैक्सेबल होगा? 1200। देखो मैं दिखाता हूं, वेयर सच सप्लाई इज मेड फ्रॉम रिसोर्सेज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर ये सप्लाई किसी ऐसे रिसोर्सेज से की गई है जो एम्प्लॉयर की खुद की है, तो आंसर आएगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि जितना उसका खर्चा है। इन एनी अदर केस, मान लो मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं और मैं किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं करता जो आईजीएल वाले हैं। मैंने मेरी कंपनी के मालिक को कहा मेरे घर में एक पाइपलाइन लगवा दो, गैस सिलेंडर है, फट फूट जाएगा किसी दिन। मेरी कंपनी के बॉस ने कहा लगवा ले यार, जहां से लगती है लगवा ले, पैसे मेरे से ले लियो। मैंने आईजीएल को फोन किया, मैंने कहा मेरे घर में गैस कनेक्शन लगाओ। उन्होंने बोला 1500 रुपये लगेंगे। मैंने मेरे बॉस को बोला, मेरे बॉस ने 1500 रुपये दे दिए। व्हाट इज कॉस्ट टू एम्प्लॉयर? 1500। मेरे एम्प्लॉयर की कॉस्ट क्या है? 1500। तो नाउ 1500 टैक्सेबल। तो इन एनी अदर केस वट एवर द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एजेंसी सप्लाइंग द गैस एटसेट्रा, दैट इज 1500, दैट विल बी टैक्सेबल। यस गाइस, प्लीज टेल मी सेकंड पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर। मैंने करवा दिया आपको गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन वाला भी करवा दिया मैंने आपको, गैस सप्लाई ऑफ गैस, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सब भी। हाँ, अगर कुछ एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से पैसे लिए हैं तो वो रिड्यूस कर देंगे। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ रिकवर किए हैं इस नाम के, मतलब उसकी सैलरी में से काट लिए हैं, तो वो माइनस कर देंगे। तीसरा, 4 पॉइंट है, द लास्ट वन इज मोटर कार। 4 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी। तीसरा, वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी। देखो बहुत सिंपल, मैं बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगा। इसमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है, मतलब मेरी तरफ से नहीं है, लॉ की तरफ से है। लॉ कहता है वेयर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज इटसेल्फ मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। वो कह रहा है, पहले उसकी बात करते हैं जहां जो स्कूल है, जहां मेरा बच्चा पढ़ता है, जो स्कूल है वो एम्प्लॉयर के खुद का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे एम्प्लॉयर का स्कूल है,
मतलब मैं एक ऐसे स्कूल में काम करता हूं जो मेरे एम्प्लॉयर का है, मतलब स्कूल मेरे एम्प्लॉयर का है ऑफ कोर्स। मतलब मैं क्लर्क हूं, मैं किसी स्कूल में क्लर्क हूं, या मैं किसी स्कूल में टीचर हूं और मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है, तो मैं फीस छोड़ दूंगा। मैं बोलूंगा छोड़ो सर, मेरे से भी फीस लोगे, मैं खुद इस स्कूल में पढ़ाता हूँ, मेरा बच्चा भी बैठ के पढ़ लेगा, कितनी बड़ी बात होगी। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मुझे बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ? सर बिल्कुल बेनिफिट होगा आपको, आपका बच्चा फ्री में पढ़ रहा है। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द आंसर, कितना टैक्सेबल होगा मेरे लिए? आप बोलोगे सर कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर का कॉस्ट है। मैं बोलूँगा कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर जो आपके साथ बच्चे के साथ दूसरा बच्चा पढ़ता है उसकी फीस ले लो। मैं बोलूँगा फीस में तो प्रॉफिट होता है। तो सर जितनी कॉस्ट है, कॉस्ट निकालनी बड़ी मुश्किल है। स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पर चाइल्ड कितनी कॉस्ट आती है ये निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसी क्लास में 7th क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, उसी क्लास में थोड़ी देर बाद 8th क्लास लग जाती है। 7th क्लास की फीस अलग है, 8th क्लास की फीस अलग है, बिजली वही है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये आंसर तो नहीं आ सकता कि फीस चार्ज्ड बाय फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, ये आंसर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो प्रॉफिट होता है। एंड द कंसेप्ट इज कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर की कॉस्ट है वही हमें टैक्स करना है, और कॉस्ट निकालना बहुत मुश्किल है। पता क्या आंसर दिया इन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। कैसे निकालोगे मैं तो समझ नहीं पाया। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, और ये कहते हैं इन ए सिमिलर इंस्टीट्यूशन और नियर द लोकेलिटी। मतलब अगर जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है उसके ही जैसा कोई और स्कूल है, उसके ही लोकेलिटी में, उसके जैसा उसके लोकेलिटी में कोई और स्कूल है, तो उस स्कूल की जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, अरे हमें अपने स्कूल की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नहीं पता, हमें उस स्कूल की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कैसे पता लग जाएगी? तो क्वेश्चन में गिवन होगा, आंसर गिवन होगा कि स्कूल की जो भी क्वेश्चन में लिखा हो, फीस लिखी हो, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लिखा हो। वर्ड वैसे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लिखना चाहिए, फीस तो लिखनी भी नहीं चाहिए। तो वट एवर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ सिमिलर स्कूल इन द सेम और नियर लोकेलिटी, दैट विल बी टैक्सेबल, दैट विल बी टैक्सेबल। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये जो फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटी ना, ये मिलती है टू एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, टू एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। अब मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में वाइफ भी आती है, मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में वाइफ भी आती है, चिल्ड्रन भी आते हैं, और पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर भी आते हैं अगर वो डिपेंडेंट है, ठीक है, वो भी आते हैं। अब मेरी बात सुनना मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा। मतलब अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और वो आपके एम्प्लॉयर का है और वहां आपकी वाइफ पढ़ती है, तो भी यही कंसेप्ट लगेगा, तो भी यही कंसेप्ट लगेगा। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को ही हम लेंगे, वो आपकी वाइफ के पढ़ने पर फीस नहीं चार्ज कर रहा, या आपके पेरेंट्स पढ़ रहे हैं वो फीस नहीं चार्ज कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कंप्यूटर सेंटर भी हो सकता है। आपको लगेगा स्कूल में क्यों पढ़ेगी वाइफ, स्कूल में क्यों पढ़ेंगे पेरेंट्स, ये कंप्यूटर सेंटर भी तो हो सकता है। तो वेयर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज इटसेल्फ मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड द फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड में चिल्ड्रन भी आते हैं। तो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जितने भी साथ वाले स्कूल की फीस है या साथ वाले स्कूल की कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, दैट विल बी द आंसर। लेकिन यहां पर एक बेनिफिट ये दिया कि अगर 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 ये एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है चिल्ड्रन को, देखो वाइफ को की जा रही है तो ये नहीं लगेगा, ये वाइफ के लिए नहीं है, पेरेंट्स के लिए नहीं है, ओनली चिल्ड्रन के लिए। अगर ये बेनिफिट दिया जा रहा है चिल्ड्रन को तो बेनिफिट नील लेंगे अगर वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो है साथ वाले स्कूल की या नियर द लोकेलिटी स्कूल की, अगर वो 1000 रुपए से एक्सीड नहीं करती, तो अगर वो 1000 रुपए से एक्सीड नहीं करती तो फिर वैल्यू नील लेंगे। अगर वो 1000 रुपए से एक्सीड नहीं करती तो वैल्यू नील लेंगे। मतलब अप टू 1000 है तो नील लेंगे, अप टू 1000 है तो वैल्यू नील लेंगे। आगे देखो, इसको छोड़ दो, ये सेम है, बिल्कुल सेम है, मत पढ़ो। इन एनी अदर केस, एनी अदर केस का मतलब मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है वो स्कूल मेरे एम्प्लॉयर का नहीं है, दैट्स इट। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, मेरा बेटा एक स्कूल में पढ़ता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताओ अगर मेरा बेटा एक स्कूल में पढ़ता है तो क्या वो मेरे बॉस का स्कूल है? नहीं, मैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। मैंने बोला सर फीस भर दो, मेरे बॉस ने फीस भरती, तो आंसर क्या आएगा? कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, दैट्स इट। जितना वो फीस भरेगा दैट विल बी टैक्सेबल। हमारे लिए तो वही कॉस्ट है ना, दैट इज कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, दैट इज कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। नोट, एग्जामिशन जो 1000 रुपए की है वो तभी मिलेगी अगर फैसिलिटी सिर्फ चिल्ड्रन को दी गई है, नॉट टू एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। हाँ, अगर अमाउंट इनकर्ड किया गया है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के लिए, कोई किया गया तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो इसमें नहीं आता। मतलब अगर एम्प्लॉय ऑफिस में एम्प्लॉय को ट्रेन करना है, उसके लिए कोई उसने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उसको कुछ ट्रेनिंग दिलवा दी, दैट इज नॉट टैक्सेबल। अब देखो, एक एम्प्लॉय है, उसकी फीस है एक एम्प्लॉय है, उसके 5 बच्चे हैं, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल। एक एम्प्लॉय है, उसके 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4। पहले की फीस 2000, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी। टैक्सेबल कितनी आएगी ये बताना आपने, ठीक है, टैक्सेबल कितनी आएगी बताना है। देखो पहले कितनी है? 2000। बताओ 1000 से एक्सीड करता है नहीं करता है? करता है सर, तो कितना टैक्सेबल होगा? फुल।
अच्छा 1000 पे है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं, 1000 से ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल, यस। और यहाँ पर 2 चिल्ड्रन के लिए नहीं है, वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है जहाँ पर 2 बच्चों तक के लिए माफ होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पूरे 2000 टैक्सेबल है। यहाँ 900 है कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, 800 है कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, 1500 है पूरा 1500 टैक्सेबल होगा, 600 है कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। दैट इज द आंसर। आगे समझ कैसे करना है? तो अच्छा, कई बार गलती क्या होती है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं 2000, 900, 800, 1500, 600 सबका टोटल करके इंटू 12 करके टैक्सेबल कर देते हैं और माइनस कर देते हैं 1000 पे 1, 2, 3, 4, 5, 5000 पे महीने के हिसाब से माइनस कर देते हैं। ऐसे नहीं करना आपको, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। ये 1000 पे पर मंथ जो माफ है ना, ये तब है जब फीस 1000 पे पर मंथ से एक्सीड नहीं करती, और ये पूरी माफ है। और अगर एक्सीड करती है तो फिर पूरा टैक्सेबल है, और ये पर चाइल्ड है, पर चाइल्ड। और एग्जाम्पशन जो ना 1000 पे पर मंथ वाली, ये कितने भी नंबर ऑफ बच्चों के लिए हो सकती है। इसमें 3 बच्चों को देखो एग्जाम्पशन मिल रही है, 1, 2, 3, तो तीनों के लिए नील है। तीनों, 2 बच्चों वाली कोई लिमिट यहां पर नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट है मोटर कार। तो गाइस मैंने 3 पॉइंट करवा दिए आपको, 3 करवा दिए। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं मैंने कौन कौन से 3 करवा दिए हैं। हाँ जी, तो मैंने आपको गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन वाला करवा दिया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल और गैस बिल वाला करवा दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी करवा दिया। नाउ द लेफ्ट इज मोटर कार। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल रेडी हो जाओ मोटर कार को सीखने के लिए, बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। मोटर कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, शुरू करें मोटर कार वाला। मोटर कार ओब्लिक अदर व्हीकल, ठीक है। नंबर 1, अगर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है मतलब ये फैसिलिटी इन काइंड है, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉय ने खुद की है, अगर एम्प्लॉय की खुद की है फिर तो एम्प्लॉय की मतलब ड्यूटी है सारे बिल पे करना, उसके पेट्रोल वगैरह। बट रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस जो है, उसके जो भी खर्चे हैं वो एम्प्लॉयर दे रहा है, तो भैया ये कैश बेनिफिट हो गया। दिस इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, दिस इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको इसमें ना एक चीज समझा दूं जो मैं किस तरीके से करवाऊंगा। देखो मोटर कार है, इसका चार्ट बनेगा एक पूरा, ठीक है ना। लास्ट में आपको चार्ट दिखाऊंगा। पहला केस हम पढ़ेंगे जब मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ठीक है। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, इसमें 3 केस बनेंगे, ठीक है। इसमें 3 केस बनेंगे, देख लो आप। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, इसमें 3 केस बनेंगे। कार अगर 100% ऑफिस यूज के लिए है, कार अगर 100% ऑफिस यूज के लिए तो क्या आंसर आएगा। कार अगर 100% पर्सनल यूज के लिए है तो क्या आंसर आएगा, पर्सनल यूज के लिए है तो क्या आंसर आएगा। और कार अगर मिक्स यूज के लिए है, ऑफिस एज वेल एज पर्सनल, तो क्या आंसर आएगा। तो आप पहले फोकस कर लो अपना दिमाग फोकस कर लो। हम ऐसा सिचुएशन पर ले रहे हैं जहां नंबर 1 कार किसकी होगी, बताओ, एम्प्लॉयर की। पहला कंसेप्ट तो ये सीख लो, हम जो पढ़ेंगे उसमें कार किसकी होगी, एम्प्लॉयर की। कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। फिक्स माइंड में फिक्स कर लो, कार किसकी है, एम्प्लॉयर की। नंबर 2, पहला क्वेश्चन, यूज कौन सा है, ऑफिस के लिए, दूसरा पर्सनल, तीसरा मिक्स। तो आंसर कितना कितना टैक्सेबल होगा, कितना कितना टैक्सेबल होगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। मैं पहला केस करने जा रहा हूं, ध्यान देना। मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड या हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। यहां लिखा है इज यूज्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल। एक बात बताओ, मेरा बॉस मुझे एक कार देता है, कार है मर्सिडीज। मजा आ गया ना, मजा आ गया ना सुन के। मेरा बॉस मुझे एक कार देता है और कार है मर्सिडीज, बड़ी कार है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, चमचमाती कार है। मैं कहता हूँ क्या स्वाद आया कार देख के, ब्लैक कलर की शीशे जैसी चमक रही है भाई साहब, दूर से देखो तो ग्लिटर्स लग रहे हैं जैसे जैसे सितारे चमक रहे हैं। मेरा बॉस कहता है ये लो चाबी। मैं खुश हो गया, पर मेरे बॉस ने कहा सुन, इस कार को छूना भी मत। मैंने कहा चाबी क्यों दी है? बोला छूना तब जब हम कहें, जैसे आईटीओ जाना है ऑफिस के किसी काम से तो ले जाना, क्लाइंट से मिलने जाना है तो ले जाना, तेरी गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए नहीं है, तेरे शाम को बीवी बच्चों को घुमाने के लिए नहीं है, तेरे पर्सनल कामों के लिए नहीं है। मैंने कहा रख लो अपनी चाबी अपने पास। मैंने अचार डालना है, साला ड्राइवर हो गया फिर तो मैं एक तरह से। जो भी है, मेरा कहने का मतलब है अगर आपको गाड़ी मिलती है और वो 100% ऑफिस यूज के लिए है तो आपको क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। आंसर आएगा नील। वैल्यू ऑफ बेनिफिट शैल बी टेकन एज नील। भैया परक्विजिट का मतलब होता है पर्सनल बेनिफिट, परक्विजिट का मतलब होता है पर्सनल बेनिफिट। जब कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ तो फिर किस बात का बेनिफिट, किस बात का परक्विजिट। हाँ, लेकिन यहां पर ना 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड मस्ट बी मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। 2 कंडीशन इसमें पूरी होनी चाहिए। वो कंडीशन क्या है मैं बता देता हूं। एक तो एम्प्लॉयर ना डिटेल मेंटेन करेगा,
कि ये गाड़ी कब कब चली, ये गाड़ी कितने किलोमीटर चली, और ये गाड़ी किस किस पर्पज के लिए चली, वो सब डिटेल एम्प्लॉयर को मेंटेन करनी पड़ेगी। और एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट एम्प्लॉय को बनाकर देगा जिसमें वो लिख कर देगा कि यस, इस कार के जो भी यूज है वो 100% ऑफिस के लिए किया गया है। सो दैट कल को कभी ऑफिस एम्प्लॉय के ऊपर बात आ जाए कि भैया तेरे को कार दी गई थी यूज करने के लिए, चल उसका भी तो टैक्स दे, तेरे को बेनिफिट मिला था, वो बोलेगा ना जी ना, ऑफिस के लिए थी, मैंने तो कभी चलाई नहीं, काम से चलाई है सिर्फ, मेरे को क्या फायदा, मेरे को क्या बेनिफिट। तो उस केस में एम्प्लॉय को टैक्स ना लगे। इसलिए एम्प्लॉयर एक डिटेल मेंटेन करेगा, नेचर, टाइम ऑफ द जर्नी, नेचर ऑफ द जर्नी, पर्पज ऑफ द जर्नी, सब किलोमीटर सब, और फिर वो एक सर्टिफिकेट एम्प्लॉय को बना के दे देगा जिसमें वो लिख देगा कि देखो जी ये गाड़ी वाकई में ऑफिस के लिए चली है 100%, तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल कितना आएगा, नील आएगा। तो मेरा हैक क्या है इसके अंदर, पेपर में क्वेश्चन आता है मोटर कार फॉर ऑफिशियल यूज, 100% बच्चा आंसर लिखता है नील, लेकिन एक नंबर कट जाता है। क्यों? नीचे नोट नहीं देते कि ये नील तब लिया जाएगा अगर आप वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करोगे, अगर एम्प्लॉयर वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करेगा और एम्प्लॉय को वो सर्टिफिकेट देगा। ये अजम्पशन लेनी है कि हम अज्यूम करते हैं कि एम्प्लॉयर ने वो डॉक्यूमेंट मेंटेन किए हैं और एम्प्लॉय को वो सर्टिफिकेट बना के दिया है जिसमें लिखा हुआ है कि यस, इस कार के रिलेटेड जो भी खर्चे है वो 100% ऑफिस पर्पस के लिए है। देन इसकी वैल्यू नील ली गई है। बस ये एक्स्ट्रा लिखना होता है, नंबर आ जाते हैं। नंबर 2, तो एक सेकंड, तो फिर ये देखो ऑफिस के लिए यूज है, तो इसका जो आंसर आएगा वो परक्विजिट जो आएगा वो नहीं आएगा, नथिंग इज टैक्सेबल, नथिंग। अब देखो अगर 100% ऑफिस के लिए यूज हो तो क्या, सॉरी 100% पर्सनल यूज हो तो क्या आंसर आएगा, मैं आपको समझाता हूं। मैं एम्प्लॉय हूं, मेरा बॉस कहता है मर्सिडीज देखी, मैंने कहा मस्त सर, क्या नई गाड़ी, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया देख के। कितने की लिए है? कह रहा है 1 करोड़ की। मैं क्या है, क्या बात है सर, पैसे तो भैया आपके पास है। कह रहा सही है, मैंने कहा बढ़िया है। कह रहा ये ले चाबी, अपनी गर्लफ्रेंड घुमा, अपनी बीवी बच्चों को घुमा, अपने दोस्तों को घुमा, और ऑफिस का कोई काम मत करियो इस गाड़ी में। आज अपने घर ले जाइयो, कल तेरा मन करे तो ऑफिस लेके आइयो, वरना मत लेके आइयो। हमारी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, तू हमारी कंपनी का इतना बढ़िया एम्प्लॉई है, हम तो बस इस वजह से तेरे को ये गाड़ी दे रहे हैं। आप बताओ मुझे फायदा हुआ या नहीं हुआ? सर हो गया सर। किस चीज़ का हुआ है? सर कार का हुआ है, इतनी बड़ी कार मिली आपको। मैंने कहा सर गाड़ी तो आपने दे दी, इसको चलाऊंगा कैसे, पेट्रोल नहीं मेरे पास। बोला पेट्रोल भी मैं दूंगा, हर महीने तू मेरे से 10,000 पेट्रोल ले लिया कर। मजे आ गए यार, मुझे तो मजे आ गए यार। मतलब मुझे क्या क्या मिल रहा है, मुझे कार मिल रही है, आए हाय हाय हाय, मुझे पेट्रोल भी मिल रहा है, आए हाय हाय हाय। मैंने कहा सर मुझे चलानी नहीं आती, मुझे चलानी नहीं आती, दिक्कत ये है, एक ड्राइवर भी दे दो। बोला चलो ड्राइवर भी रख ले, पैसे मैं दूंगा। मतलब ड्राइवर की सैलरी भी मिल रही है। ओए तेरी यार, मेरे स्वाद आ गए यार, ड्राइवर की सैलरी मिल रही है। अब मुझे बेनिफिट कितना होगा? सर सबका ही हो गया, सबका ही बेनिफिट हो गया, हो गया ना, हो गया ना बेनिफिट सबका। तो लोग क्या कहता है, देखो लोग क्या कहता है, मोटर कार अदर व्हीकल इफ इट इज यूज्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस। अगर ये पर्सनल पर्पस के लिए है तो नंबर 1 R&M बाय एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग ड्राइवर सैलरी। R&M का मतलब रनिंग एंड मेंटेनेंस, जो भी पेट्रोल है, जो भी उसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, जो भी उसका खर्चा हो रहा है, वो सारा एम्प्लॉयर देगा। वो आपका जितना देगा उतना बेनिफिट, और अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर की सैलरी दी है तो वो भी आपका बेनिफिट है। अगर जो गाड़ी दी है उस गाड़ी की जो कॉस्ट है उसका 10%, 1 करोड़ की गाड़ी थी तो 10 लाख रुपए तो कार की वैल्यू, मतलब 1 करोड़ की गाड़ी है, 10 लाख तो मेरी सैलरी में जुड़ेगा कार के नाम का, प्लस मान लो जितना भी उसने पेट्रोल दिया, जितना भी रनिंग एंड मेंटेनेंस दिया, वो सारा जुड़ेगा। ये बेनिफिट है जी। अरे जो मिला वो बेनिफिट है। कार मिला तो 10% बेनिफिट है, और कॉस्ट का मतलब है ओरिजिनल कॉस्ट। कार जितने की नई आई है ना उसका 10%, चाहे कार 2 साल पुरानी हो। वो तो मैंने एग्जाम्पल में बोल दिया, मेरी नई मर्सिडीज है, मर्सिडीज 2 साल पुरानी है, खरीदी 1 करोड़ में थी तो 10 लाख जुड़ेगा, तो 10 लाख जुड़ेगा। कार 8 साल पुरानी है, 10% जुड़ेगा, 10% जुड़ेगा ओरिजिनल कॉस्ट का। तो ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, कार की वैल्यू का 10%, कार की ओरिजिनल कॉस्ट का 10%, जितना खर्चा एम्प्लॉयर दे देगा वो जोड़ देंगे, और माइनस क्या करेंगे, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ चार्ज लिए है, रिकवर लिए है, तो वो माइनस कर देंगे। वाह मजा आ गया सर, मजा आ गया। तो बड़ा आसान था। मैं कह रहा हूँ पूछो ही मत। कार का कितना है 10%, पेट्रोल जो भी एक्चुअल एक्सपेंस होगा, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय करेगा वो ले लेंगे, माइनस अगर कुछ रिकवर किया एम्प्लॉय से, वो माइनस कर देंगे। लो जी मजे आ गए जी। तीसरा है मिक्स यूज। ये कलेश है, इसमें कलेश है, ये मिक्स यूज वाले में थोड़ा सा कलेश है। लेकिन पहले एक क्वेश्चन कर लो, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो यार। एक्स इज प्रोवाइडेड का मतलब है कार एम्प्लॉयर की है, विद ए मोटर कार फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल यानी कि 100% पर्सनल पर्पस है ये। कॉस्ट ऑफ द कार 9 लाख का 10%, 90,000। रनिंग एंड मेंटेनेंस 3,000 इंटू 12 36,000।
तो 90,000 और 36,000, 1,26,000। यार क्या है यार, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे क्या? कर दिया, बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, बच्चों वाला काम है, देख लो। देख लो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। सही है। अब देखो, अब असली मजा। मोटर कार इज यूज्ड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल। गाड़ी पर्सनल भी चल रही है और गाड़ी ऑफिशियल भी चल रही है। ध्यान सुनना, आज ही क्लास में मजा आ जाएगा, बड़ा तगड़ा कंटेंट कवर किया मैंने आज। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आज ही क्लास में सबसे मुश्किल वाला काम मैंने कवर कर दिया आपका। मान लो गाड़ी पर्सनल भी चल रही है, गाड़ी ऑफिशियल भी चल रही है। देखो, नंबर वन, रेशो इज नॉट इंपॉर्टेंट। रेशो इज नॉट इंपॉर्टेंट मतलब आप बोलो सर देखो 99 तो पर्सनली है, 1% ही ऑफिस के लिए चली है, तो सर पर्सनली समझो। ना 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 ना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब चाहे गाड़ी एक भी काम के लिए चल जाए ऑफिस की, वो मिक्स हो जाएगी। मतलब अगर पर्सनल और मिक्स चलिए ना, पर्सनल और ऑफिस के लिए मिक्स मानी जाएगी। फिर कितनी पर्सनल चली, कितनी ऑफिस में चली, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना श्योर हो जाए कि मिक्स चली है, ठीक है। फिर क्या होगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन देगा, कार के खर्चे कौन दे रहा है, पेट्रोल, ड्राइवर सैलरी, सब कौन दे रहा है? मान लो एम्प्लॉयर दे रहा है। अब सोचना, नंबर वन, कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। कार किसकी है बोलो? एम्प्लॉयर की। पर्पज क्या है? मिक्स। लेकिन खर्चे कौन दे रहा है? खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है। मतलब आपका बेनिफिट काफी अच्छा है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की, खर्चे भी वो दे रहा है, खर्चे भी वो दे रहा है, लेकिन चल मिक्स रही है, चल मिक्स रही है। परसेंटेज की कोई मतलब नहीं, कितनी चल रही है पर्सनल, कितनी ऑफिस, इससे कोई लेना देना नहीं है। आंसर आएगा बड़ी कार है छोटी कार है। बड़ी कार मतलब जिसका सीसी 1600 से ऊपर है। अरे सीसी यार, आजकल सबको पता है सीसी, क्यूबिक कैपेसिटी बोलते हैं, इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी। जैसे कोई गाड़ी है जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी होती है 1500, 1400, 1200, स्विफ्ट की 1200 होती है, होंडा अमेज की 1400 होती है, होंडा सिटी की 1600 से ऊपर होती है, होंडा सिटी की 1600 से ऊपर 1800 होती है, मतलब होंडा सिटी की 1800 होती है। तो वो बड़ी कार में आएगी। तो बड़ी कार है छोटी कार, मर्सिडीज तो बड़ी कार ही है ना। और तो 2400 रुपये महीना टैक्सेबल है, फिक्स है, फिक्स, दिमाग नहीं लगाना। 2400 रुपये महीना टैक्सेबल है, 2400 रुपये महीना टैक्सेबल है। अगर ड्राइवर भी दिया एम्प्लॉयर ने, ड्राइवर के खर्चे भी दे रहा है, तो 900 रुपये महीना उसका भी जोड़ना है, बस 900। लिमिट है, लिमिट, दिस इज लिमिट, दिस इज लिमिट। लिमिट में दिमाग नहीं लगाते। लिमिट में आपको सिर्फ 3 बातें साबित करनी है। कार एम्प्लॉयर की है, यूज मिक्स है, और खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है। भाई साहब ऐसी तैसी कराए दुनिया, 2400 रुपये महीना टैक्स कर देना। और अगर एम्प्लॉयर ने ड्राइवर भी दिया है या ड्राइवर के खर्चे भी दिए हैं, तो 900 रुपये महीना और जोड़ देना। सर वो पहले आप कह रहे थे ड्राइवर के जितने खर्चे होंगे उतने जोड़ने हैं, सैलरी। अरे वो तो तब था ना जब वो तो तब था ना जब 100% वो था पर्सनल यूज। यहाँ 100% पर्सनल यूज थोड़ी है, यहाँ 100% पर्सनल यूज थोड़ी है, यहाँ थोड़ी जोड़ेंगे हम। यहाँ तो ड्राइवर के 900 ही जोड़ने हैं। और अगर छोटी कार है, यानी कि जिसकी 1600 सीसी तक है, तो भैया 2400 की जगह 1800, और ड्राइवर के 900, ड्राइवर तो 900 ही रहेगा। अगर मान लो खर्चे एम्प्लॉय ने दिए हैं, ऑफ कोर्स यार, अगर मान लो कार एम्प्लॉयर की जरूर है, लेकिन खर्चे तो एम्प्लॉय कर रहा है अपनी जेब से, और गाड़ी चल भी मिक्स रही है, तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ था। यहाँ तो गाड़ी भी एम्प्लॉयर की थी, खर्चे भी एम्प्लॉयर, यहाँ खर्चे एम्प्लॉय खुद कर रहे हैं, तो बेनिफिट थोड़ा कम हुआ। तो बड़ी कार में 2400 की जगह 900 आ जाएगा, ड्राइवर के 900 रहेंगे। और छोटी कार में 1800 की जगह 600 आ जाएगा, ड्राइवर के 900 रहेंगे। यार पहली बार ड्राइवर चारों केस में 900 है। बड़ी कार में 2400, 1800, और छोटी कार में 900, 600, दैट्स इट। 2400, 1800, 900, 600, बात ही खत्म। 2400, 1800, 900, 600। लो जी, ये भी कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, मोटर कार अगर 70% चली है पर्सनल और 30 चली ऑफिस, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इससे सिर्फ एक बात साबित हो जाएगी कि ये सिचुएशन वो है जहां मिक्स पर्पज है, बस, और कोई मतलब नहीं। 70-30 का कुछ कर मत देना। 70-30 का कुछ, 70-30 सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि गाड़ी मिक्स है। अब मान लो क्वेश्चन में ये लिखा है कि रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर ने दिए हैं 5000 महीना, इसका कुछ नहीं करना 5000 का, ना 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 ना, इस 5000 का कुछ नहीं करना। बस इसका मतलब ये वो सिचुएशन है जहां खर्चा एम्प्लॉयर ने दिया है, जहां बड़ी गाड़ी के 2400 और छोटी गाड़ी के 1800 होते हैं, दैट्स इट। खर्चा कितना किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। लो जी, एक क्वेश्चन आप देख ही लो। बताओ क्या आंसर आएगा, करके बताओ, करके। बोलो फटाफट, बोलो फटाफट, क्या आंसर आएगा?
मिस्टर एक्स इज प्रोवाइडेड विद ए बिग कार, बड़ी कार, प्रोवाइडेड मतलब कार एम्प्लॉयर की है, 80 पर्सनल और 20 ऑफिस यानी कि मिक्स है। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की। यूज क्या है? मिक्स है। रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। 3000 को छोड़ो, दे कौन रहा है? एम्प्लॉयर। सर 2400 रुपये महीना आएगा। ड्राइवर है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ड्राइवर है? नहीं है, बस 2400 रुपये महीना आएगा और कुछ नहीं आएगा। 2400 रुपये महीना आंसर। बोलो, समझ में आया नहीं आया? अब एक बड़ा मस्त क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको, अब देखना, अब इस क्वेश्चन को देखना। पहले आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करना, फिर मैं आपको इसमें एक टेक्स्ट प्लानिंग सिखाऊंगा, हैक। वो क्या है? एक्स को एक बिग कार दी गई, ठीक है, पर्सनल पर्पज है। चलो जी, पर्सनल पर्पज आप समझते हो कि मिक्स नहीं है, मिक्स नहीं, सेकंड वाला केस है। पहला ऑफिस था, दूसरा पर्सनल था, तीसरा मिक्स है, ये पर्सनल है। अच्छा, पर्सनल में तो हमें पता ही है, गाड़ी की 10% और जितना रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर ने दिया वो सारा, तो 8 लाख का 10% आ गया 80,000 और 3000 रुपये महीना 12 महीने का आ गया 36,000, तो टोटल आ गया 1,16,000। आ गया ना 1,16,000। अब अगर आपको 1,16,000 आपकी सैलरी में जुड़ जाएगा, आपकी टैक्सेबल सैलरी बन जाएगी 1,16,000। अगर आपको पैसे कम करने हैं, अगर आपको सैलरी कम दिखानी है, मतलब टैक्स कम लगवाना है, तो तरीका मैं बता दूं। आप एक काम करो, ये गाड़ी 100% पर्सनल है ना, आप अपने एम्प्लॉयर को बोलो सर एक काम ऑफिस का करवा लो, फिर मैं इस गाड़ी से कोई काम ऑफिस का नहीं करूंगा, बस एक करवा लो। वो बोलेगा क्यों, क्या तकलीफ है? आप बोलो प्लीज करवा लो। अगर आप मुझसे एक काम ऑफिस का करवाओगे तो ये गाड़ी पर्सनल से मिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर एक भी अगर ऑफिस का होगा तो रेशियो चेंज होगी, फिर तो 100% तो नहीं है, 99 और 1 होगी। मैंने यही क्वेश्चन पूछा, क्या आंसर होगा अगर बड़ी कार 99 पर्सनल हो और 1% ऑफिस हो? आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा सर। सिर्फ एक काम ऑफिस का अगर आपने कर दिया, आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्या होगा? अब ये नहीं देखना, आपको देखना गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर की। पर्पस क्या है? मिक्स। खर्चे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। खर्चे ये रहे, एम्प्लॉयर कर रहा है। 2400 रुपये महीना आएगा, 2400 रुपये महीना आएगा, बस खत्म खत्म। 2400, जहाँ 1,16,000 लग रहा था वहाँ 28,800 लगेगा, जहाँ 1,16,000 लग रहा था वहाँ कितना लगेगा? 28,800 लगेगा। अब एक बड़ा पॉइंट देखो, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने करवा दिया आपको यहाँ पर ये वाला मिक्स यूज भी करवा दिया, मिक्स यूज भी करवा दिया। यहाँ पर हमें देखना होता है जो एक्सपेंडिचर है वो बाय एम्प्लॉयर है तो क्या आंसर आएगा, और बाय एम्प्लॉई है तो क्या आंसर आएगा, ठीक है ना? ये देखा ना हमने, एम्प्लॉयर है तो फिर बड़ी कार है, बड़ी कार है, बिग कार है, और या स्मॉल कार है, और एम्प्लॉई ने खर्चा किया है तो बिग कार है और या स्मॉल कार है, ठीक है ना? बड़ी कार में 2400 रुपये महीना है, प्लस ड्राइवर के साथ जो है वो 900 रुपये एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर छोटी कार में 1800 रुपये महीना है और ड्राइवर साथ में है तो 900 रुपये एक्स्ट्रा है। बड़ी कार में यहाँ पर 900 रुपये है, ड्राइवर के 900 है, और स्मॉल कार में 600 है और ड्राइवर के 900 है। ये आपने सीखा है, ये आपने सीखा। मोटर कार का पहला कंसेप्ट मैंने करवा दिया। 3 कंसेप्ट है इसके अंदर, मोटर 4 कंसेप्ट है 4 कंसेप्ट है, पहला करवा दिया मैंने। मोटर कार अगर एम्प्लॉयर की है और 100% ऑफिस के लिए है, नील आएगा। 100% पर्सनल है तो जितना एम्प्लॉयर ने जो गाड़ी दिया उसका 10%, और जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया वो टोटल खर्चा एक्चुअल ले लेंगे। चाहे सैलरी ड्राइवर की दी है तो वो ड्राइवर की जितनी भी सैलरी एम्प्लॉयर देगा वो सारी सैलरी ले लेंगे। मिक्स यूज है तो मैंने बता दिया आपको, मिक्स यूज है मैंने बता दिया आपको। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, अगर मान लो क्वेश्चन मिक्स यूज वाला आया, मिक्स यूज वाला, और ये क्वेश्चन आ गया बड़ी कार वाला, आपने 2400 रुपये महीना लिख दिया और क्वेश्चन ने जानबूझ के लिख दिया कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से 200 रुपये महीना रिकवर किया, आपको लगा अरे जब भी रिकवर करते हो माइनस करना होता है। नहीं 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 नहीं, यहाँ माइनस नहीं करना, यहाँ लिमिट्स है ना, लिमिट्स है ना, इस लिमिट में से माइनस नहीं करना। मैं नहीं कह रहा लिमिट में से माइनस नहीं करते, इसमें से माइनस नहीं करना, इस लिमिट में से माइनस नहीं करना। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ रिकवर किया है नहीं देखना, वो सिर्फ पहले अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली बात करूं तो इसमें सिर्फ अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पर्सनल यूज के लिए कार दी है और अगर एम्प्लॉय की सैलरी में से कुछ काटा है या उससे कुछ रिकवर किया तो माइनस करते हैं, ना तो ऑफिस यूज वाले में तो माइनस करेंगे क्या, पहले आंसर नहीं ले। तो तीसरे केस में जो लिमिट वाला केस है 1800 2400, इसमें भी माइनस नहीं करना है। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे स्टूडेंट ये पॉइंट पे गलती कर जाते हैं क्योंकि उन्हें याद हो जाता है कि जो एम्प्लॉयर रिकवर करता है वो माइनस करना होता है, तो यहां नहीं करना होता माइनस। आई होप इट इज क्लियर। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट। अब एक स्पेशल पॉइंट है, एक स्पेशल पॉइंट है, वो मेरे साथ देखो आप ठीक है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट व्हेन मोर देन 1 कार इज प्रोवाइडेड। अगर एक एम्प्लॉयर के पास 3 कारें हैं, एक रेड है, ठीक है, एक ब्लू है, अरे यार लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो कलर ही बना दिए थे,
एक ब्लैक है, ठीक है। एम्प्लॉयर के पास 3 कारें हैं, रेड ब्लू ब्लैक, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बोलता है कोई भी ले जा गाड़ी, कोई भी गाड़ी ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चला ले। पहली कंडीशन अदरवाइज देन होनली फॉर ऑफिशियल यूज। मान लो वो रेड वाली 100% ऑफिस के लिए यूज करता है, फिर तो बात ही खत्म, इसका तो नील आएगा ही आएगा, इन 2 का कंसेप्ट रह जाएगा। अगर कोई गाड़ी ऐसी है जो 100% ऑफिस के लिए चल रही है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वेयर मोर देन 1 मोटर कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय इज अलाउड टू यूज ऑल और एनी ऑफ सच मोटर कार। एम्प्लॉयर कहता है कि देखिए 3 कारें खड़ी है, रेड वाली तो खाली ऑफिस के लिए चलेगी, ब्लू और ब्लैक में जो मन करे वो चला लिया कर, कभी पर्सनल कभी ऑफिस, इस टाइप से। तो 1 कार इज ट्रीटेड, तो इन दोनों कारों का देखो, ये तो ऑफिस से रहेगी, ये तो 100% ऑफिस के लिए रहेगी, इसका तो नील रहेगा, इसका कुछ नहीं करना। ये 2 कारें बची और वो इन दोनों में से कोई भी कार कभी भी चला सकता है। तो वो कह रहा है 1 कार इज टू बी यूज्ड फॉर मिक्स पर्पस एंड द अदर कार इज टू बी ट्रीटेड एज पर्सनल पर्पस। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कारों को आप कैसे डील करोगे। तो वो कह रहा है एक कार को आपने मानना है मिक्स, और जो बाकी कारें बच गई, मान लो 2 है, इसमें 3 होती, तो बाकी जो 2 कारें बच गई उनको आप पर्सनल मान लो। क्वेश्चन ये है कि मिक्स किसको माने। कह रहा है कोई एक को, कौन सी एक को पता नहीं, अगर जिसमें तुम्हें फायदा हो उसको मान लो। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में मान लो 2 कारें दी है, तो आपने इसको मिक्स मानना है और इसको पर्सनल, और फिर देखना टैक्स कितना, टैक्सेबल सैलरी कितनी आती है, और फिर दोबारा इसको पर्सनल मानना है और इसको मिक्स मानना है, और फिर देखना टैक्सेबल सैलरी कितनी आती है। जिसमें फायदा होगा वो ले लेंगे। मैं क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। एक्स इज प्रोवाइडेड विद 2 कार्स फॉर द ऑफिशियल एंड पर्सनल वर्क, मतलब मिक्स पर्पस के लिए। एक्स को 2 कारें दी गई, वो ऑफिशियल पर्सनल मिक्स चलाता रहता है। एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द कंपनी रिकॉर्ड्स। कार 1 दे रखी है, कार 2 दे रखी है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द कार 6 लाख 4 लाख, कॉस्ट ऑफ द कार 6 लाख 4 लाख। रनिंग एंड मेंटेनेंस सैलरी ऑफ ड्राइवर सपोज मैं लिख देता हूं पेड बाय एम्प्लॉयर। अब देखो उसके बाद 2 कारें हैं, वो दोनों कारें यूज कर सकता है, तो आप कैसे निकालोगे आंसर। और दोनों कारें मिक्स चलाता है, दोनों कारें मिक्स चलाता है, कोई मतलब 100% ऑफिशियल नहीं है। अगर 100% ऑफिशियल होते हम बाहर कर देते, फिर तो हम उस कैटेगरी से बाहर करते। अब आप एक काम करो, पहले कार 1 को मिक्स मानो और आंसर निकालो, और कार 2 को पर्सनल मानो, फिर कार 1 को पर्सनल मान लेना और कार 2 को मिक्स मान लेना। 2 बार आंसर निकालना पड़ेगा, जिसमें कम आंसर आएगा वो हम टैक्सेबल करेंगे। एग्जांपल दिखाता हूं, देखो अगर आप कार 1 को मिक्स मानोगे, मान लो आप कार 1 को मिक्स मान रहे हो, तो क्या आंसर आएगा आप बताओ। गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉयर की, पर्पस क्या है, मिक्स माना, आपने मिक्स माना है। ड्राइवर है, हाँ सर है ड्राइवर। गाड़ी बड़ी है सर, हाँ एक्सीडिंग 1.6 है, बड़ी है। तो यार 2400 रुपये महीना 12 महीने का प्लस 900 रुपये महीना, ये आएगा टोटल, ये टोटल आ जाएगा उसका। कार 1 का 2400 इंटू 12 28,800, और 900 इंटू 12 तो हो गया 10,800, टोटल बन गया प्लस 10,800, देखना सही कर रहा हूँ ना मैं, 39,600। अब एक काम करो, कार 2 को पर्सनल मान लो, कार 2 को पर्सनल मान लो। सर पर्सनल मान लोगे तो 4 लाख, गाड़ी का 10%, 4 लाख का 10% 40,000, और जो ये खर्चा किया टोटल 98 + 44, जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है वो पूरा ले लो। इसमें क्या दिक्कत है, 1,42,000, 1,42,000 टोटल आ गया, 1,82,000, और इन दोनों का टोटल कर दो, मतलब कार 1 का इतना टैक्सेबल है, कार 2 का इतना है, दोनों का कंबाइंड देखोगे तो आपका आ जाएगा 39,600 प्लस 1,82,000, टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 39,600, 2,21,600। तो आपकी सैलरी में जुड़ेगा 2,21,600। आप बोलो रुको ना, ऑप्शन चेंज करते हैं, कार 1 को पर्सनल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ मैं, सीरियसली बहुत फास्ट करवा रहा हूँ। मुझे मोटर कार समझाने में 2 घंटे लगते हैं, सिर्फ मोटर कार समझाने में। मोटर कार के वैल्यूएशन में 2 घंटे लगते हैं। मुझे लग रहा है मैं 1 घंटे से पहले मोटर कार के साथ पहले वाले भी खत्म कर चुका हूँ, बट क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, इतना टाइम नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कर सकें। कार 1 पर्सनल है, कोई बात नहीं, 6 लाख का 10% 60,000, और 60,000 बाकी जितना खर्चा वो तो लेंगे 60,800 प्लस 44,000, ये आ गया 1,04,800 प्लस 60,000
1,64,800। कार 2 को मिक्स मान लो, तो कार बिलो है, छोटी कार है, खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो 1,800 महीना आएगा। 1,800 इंटू 12। हाँ ड्राइवर साथ में है, नहीं नहीं नहीं, हाँ छोटी कार है ना, 1,800 महीना, और ड्राइवर साथ में, उसका 900 रुपये महीना आएगा। 900 इंटू 12, तो 1,800 इंटू 12 21,600 और 10,800। ठीक है, तो इन दोनों का बन गया टोटल 32,400। टोटल कितना आएगा इन दोनों का? टोटल आ जाएगा इन दोनों का 32,400 प्लस 164,800, 197,200। तो ये सैलरी बेटर है यार, इस पे कम टैक्स लग रहा है, 2,21,600 बजा रहा, तो ऑप्शन 2 इज बेटर। ऑप्शन 2 इज बेटर एंड द टैक्सेबल आंसर इज 1,97,200। 1,97,200 देख लो आप। रोक नहीं रहा हूं, देख लो एक बार में। हाँ सही है, सही है। लो जी, अब मैंने 2 केस करवा दिए मोटर कार के। एक जहां मोटर कार एम्प्लॉयर की है, यूज या तो 100% ऑफिस है, या 100% पर्सनल है, या मिक्स है। और एक अगर एक एम्प्लॉय को मोर देन 1 मोटर कार प्रोवाइडेड है, तो उस केस में कैसे निकालते हैं। अब मैं करवाऊंगा जहां मोटर कार एम्प्लॉय की है लेकिन खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है। देखो अगर आप बोलोगे सर खर्चे भी मान लो एम्प्लॉयर दे रहा है, मान लो खर्चे भी खुद एम्प्लॉय दे रहा है, तो मैं फिर बोलूंगा सैलरी कैसे बनेगी। एम्प्लॉय को बेनिफिट क्या होगा कि अगर कार एम्प्लॉय की, खर्चे भी वो खुद दे रहा है, फिर किस बात का बेनिफिट? बेनिफिट अब देखो, कार अगर एम्प्लॉय की है तो बेनिफिट तभी हो पाएगा जब खर्चे एम्प्लॉयर दे रहा है। यानी कि तो बात तय हो गई कि हर सिचुएशन में रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। खर्चे कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। पहला केस, अगर ये ऑफिस के लिए है तो नील आएगा। यार अगर गाड़ी ऑफिस के लिए चल रही है तो नील आएगा। हाँ वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होने चाहिए कि वो एम्प्लॉयर मेंटेन करेगा कि हाँ ये गाड़ी कब चली, कितना कितना चली, कहाँ कहाँ चली, और सारे और सर्टिफिकेट बना के देगा कि सारे खर्चे ऑफिस यूज के लिए किए गए हैं। हाँ जी, ऑफिस के लिए चले, देखो मतलब एक बात तय होगी, गाड़ी चाहे एम्प्लॉयर की हो या एम्प्लॉय की, अगर ऑफिस के लिए चलेगी तो नहीं लाएगी। अगर 100% ऑफिस यूज के लिए तो नहीं लाएगी। ठीक है, मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, अगर गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय की, लेकिन चल रही है पर्सनल, होली एंड एक्सक्लूसिवली पर्सनल। यार सोचने की जरूरत नहीं, जितना खर्चा एम्प्लॉयर देगा वही आंसर आएगा। वट एवर द एक्सपेंडिचर रनिंग एंड मेंटेनेंस पेड बाय एम्प्लॉयर। हाँ अगर एम्प्लॉयर कुछ रिकवर करेगा वो माइनस कर देंगे। अगर कुछ यहाँ पर भी माइनस तब कर रहे हैं जब एम्प्लॉयर रिकवर कर रहा है, वहां पर भी पर्सनल में किया था, जब पर्सनल पर्पस के लिए थी तभी कोई एम्प्लॉयर ने अगर रिकवर किया माइनस कर रहे थे, यहां पर भी तभी कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा केस, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, पर्पज मिक्स। यही सबसे मेन है, थोड़ा टेक्निकल है। थोड़ा टेक्निकल है यहाँ पे, पर्पज मिक्स है। मिक्स देखो, बड़ी कार है, अब ये मत बोलो सर इसमें खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ही कर रहा है, एम्प्लॉय करेगा ही नहीं, खर्च कार एम्प्लॉय की है। खर्चा कौन कर रहा है? मतलब रनिंग एंड मेंटेनेंस तो एट एनी कॉस्ट एम्प्लॉयर ही है, और कोई हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। कार बड़ी है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा बहुत ध्यान सुनना, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे समझाना पड़ेगा आपको। मेरी कार है, ठीक है, मेरी कार है, बड़ी कार है, मान लो बड़ी कार है, मर्सिडीज है, मैंने खरीदी है, मैं एम्प्लॉय हूँ, एम्प्लॉयर नहीं हूँ, बट फिर मेरी है हिम्मत मर्सिडीज खरीदने की।
और मैं मर्सिडीज खरीद के ऑफिस में जाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है यार। अगर रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर है कोई, तो हो सकता है उसके पास अपनी गाड़ी हो मर्सिडीज, और वो ऑफिस में जाता हूँ। तो डायरेक्टर ने जो, मतलब मैं रिलायंस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, ऐसे मान लो, मेरे को थोड़ा फील लेने दो, और मेरे पास बड़ी गाड़ी है मर्सिडीज, मैं जाता हूँ ऑफिस। मुकेश अंबानी जी मुझे मिले, बोले जी ऐसे करते हैं, गाड़ी तो आपके पास है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। बोले काम करो, मीटिंग भी आप इसी गाड़ी में अटेंड करने चले जाया करो, और घर भी ले जाया करो अपनी, मतलब गाड़ी भी आपकी है तो आप अपने पर्सनल चलाते ही हो, ऑफिस के लिए भी यूज़ कर लिया करो। मैंने कहा मतलब मिक्स, मतलब मैं ऑफिस के काम भी इसी कार में करूँ और पर्सनल भी अपनी कार को ही यूज़ करूँ। बोले हाँ क्या दिक्कत है। मैं कहा बदले में क्या दोगे, बदले में क्या दोगे भाई, अब मेरी गाड़ी है, मैं चला रहा हूँ, मतलब मेरी गाड़ी है, मेरा पैसा लगा हुआ है, मैं आपके ऑफिस के काम के लिए क्यों चलाऊंगा। बोले हम आपको 1 लाख रुपये महीना देंगे। डन। अब सुनो, प्रैक्टिकली रनिंग एंड मेंटेनेंस जो मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है वो हो गया 1 लाख रुपये महीना। सुन लेना पहले, 1 लाख रुपये महीना, मुझे 12 लाख रुपए मिलते हैं। आप बताओ क्या ये मेरा बेनिफिट है? सोच के बताओ यार, क्या ये मेरा फुल बेनिफिट है? क्या 12 लाख का मुझे फायदा हो गया? या मेरी गाड़ी चल भी रही है एम्प्लॉयर के काम के लिए? गाड़ी मेरी ना होती ना तो मैं कहता मेरा 12 लाख का मजा आ गया, 12 लाख के फायदा हो गया। लेकिन गाड़ी मेरी है, जब मैं ऑफिस के काम करूंगा मेरी गाड़ी घसेगी नहीं ऑफिस के काम के लिए। मेरा बॉस बोलेगा जा 10 किलोमीटर दूर जाए काम करके आना है, तो मेरी गाड़ी डेप्रिशिएट नहीं होगी। तो क्या मुझे पूरा 12 लाख का बेनिफिट हुआ है या कुछ नुकसान भी हुआ है? सर कुछ नुकसान भी हुआ। कितना? सर जितनी गाड़ी आपकी ऑफिस के लिए चली है उतना, प्रैक्टिकली। तो मैंने कहा, फिर मेरे बॉस ने कहा ठीक है जो तेरा चला है वो माइनस कर ले, लेकिन मेरा कितना चला है ऑफिस के लिए ये पता करना बड़ा मुश्किल था। सरकार ने लिमिट बना दी, लिमिट कि लिमिट माइनस होएगी। मैंने कितनी? बोले अगर बड़ी कार है तो 2400 रुपये महीना माइनस कर लो, और ड्राइवर साथ में है तो 900 रुपये उसका भी माइनस कर लो। लो कर लो बात। मतलब मेरी मर्सिडीज कार अगर ऑफिस के लिए चलेगी तो 2400 रुपये महीना माइनस होगा, और ड्राइवर साथ में रखा हुआ मैंने उसका 900 रुपये महीना माइनस होगा, बस दैट्स इट। जो एम्प्लॉयर ने दिया वो मेरा बेनिफिट, माइनस कर दी लिमिट। मैंने कहा रुको सर मुझे पसंद नहीं आई। बोले क्या हो गया? मैं कहा सर मुझे पसंद इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी एक्चुअल में जो गाड़ी ऑफिस के लिए चल रही ना 70,000 रुपये महीना खर्च हो जाता है उसके ऊपर। बोले प्रूफ कर दोगे? मैं कर दूंगा, मैंने सारी डिटेल बना रखी है। 70,000 रुपये महीना मेरी गाड़ी का ऑफिस के लिए खर्चा हो जाता है। बोले अच्छा, तो फिर एक काम कर, अगर तेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर फॉर ऑफिस वो लिमिट से ज्यादा है, तेरे को लगता है 2400 नहीं ज्यादा है, जैसे तू बोल रहा है 70,000 महीना है, तो फिर तो एक काम कर 70,000 रुपये महीना माइनस कर ले। यस सर, यही इसका आंसर है कि जो भी मुझे एम्प्लॉयर देगा रनिंग एंड मेंटेनेंस वो मेरा बेनिफिट, माइनस होएगी लिमिट। और अगर मैं ये प्रूफ करूं कि लिमिट से ज्यादा मेरा एक्चुअल खर्चा हो रहा है ऑफिस के लिए, तो मैं एक्चुअल भी माइनस कर सकता हूं। और अगर मैं प्रूफ ना करूं, मैं चुप रहूं, तो लिमिट तो माइनस हो ही जाएगी। दैट्स इट। लो जी करवा दिया, मैं तो कमाल कर दिया, मजा आ गया। एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर माइनस 2400 रुपये महीना, ड्राइवर के 900 साथ में, अगर ड्राइवर हुआ तो ठीक है। और अगर मैं ये प्रूफ करूं कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है रनिंग एंड मेंटेनेंस पर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए 2400 या 3300 मतलब 2400 और 900 मिलाकर 3300 से ज़्यादा है, ड्राइवर मेरे साथ में है तो 3300 से ज़्यादा है, तो फिर मैं जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसे डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ। डन है। और अगर स्मॉल कार है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर, और इसमें से माइनस हो जाएगा 1800 महीना, ड्राइवर का 900 रुपये। और अगर मैं प्रूफ कर दूं मेरे खर्च ज़्यादा है तो ज़्यादा माइनस हो जाएंगे, एक्चुअल माइनस हो जाएंगे। अगर मैं प्रूफ कर दूं ज़्यादा है तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस हो जाएगा। प्लीज टेल मी द पॉइंट इज क्लियर और नॉट क्लियर। अब अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को, मतलब मैंने वो करवा दिया, एम्प्लॉई वाला भी करवा दिया, गाड़ी एम्प्लॉई की है, ऑफिस के लिए है नील, पर्सनल है तो जितना R&D मिलेगा सारा आएगा, मिक्स है तो बड़ी कार में जो भी एम्प्लॉयर पे करेगा वो माइनस कर देंगे बड़ी कार के लिए 2400 या 3300, ड्राइवर साथ में तो 900 उसका भी मतलब। और अगर एक्चुअल ऑफिस के लिए ज़्यादा खर्चा हो रहा तो एक्चुअल माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पिक एंड ड्रॉप सिस्टम देता है, कैब फैसिलिटी, कैब, तो एम्प्लॉई के लिए बेनिफिट नील माना जाएगा। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, रिलायंस कंपनी का, मुझे एक ऑडी कार घर से लेने के लिए आती है और घर छोड़ के आती है। मेरा एम्प्लॉयर है मुकेश अंबानी, मेरे लिए ऑडी कार की फैसिलिटी दे रखी है, मेरे को लेके भी आती है और मेरे को छोड़ के भी आती है। आई एम अ बिग पर्सन यार, डायरेक्टर ऑफ
मतलब रिलायंस कंपनी, तो मेरे लिए एक गाड़ी आती है लेने छोड़ने, उसका बेनिफिट तो हुआ ना, मुझे बेनिफिट तो हुआ ना, टैक्सेबल जीरो, टैक्सेबल जीरो। लास्ट, एनी अदर ऑटोमेटिव कन्वेंस, मतलब अगर कोई बाइक है, स्कूटर है, कार नहीं है, है एम्प्लॉय की, अगर ऑफिस पर्पस के लिए है तो मैं बोलूंगा नील आएगा, आपको पता ही है। ऑफिस के लिए है तो, एक मिनट भाई, यहां ना ऑफिस पर्पस 100% ऑफिस, नील आएगा। 100% पर्सनल, समझाता हूं अभी, तो जितना R&M एम्प्लॉयर पे करेगा वो आएगा। अरे सेम है यार, एम्प्लॉयर, मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास बाइक है, बुलेट, वो अब गाड़ी नहीं होती, बुलेट है, बुलेट। अगर मेरी बुलेट है लेकिन एम्प्लॉयर कहता है सिर्फ ऑफिस के लिए चलाया कर यार, आंसर नील। एम्प्लॉयर कहता है तू अपने लिए चला, मैं कहा मैं चलाऊंगा ही, तुम कहोगे क्या मेरा बुलेट है मैं चलाऊंगा ही अपने लिए, बोला खर्चे हम देंगे पेट्रोल के, तो जितने खर्चे एम्प्लॉयर दे देगा मेरे मजे। मान लो मिक्स कहता है कि यार काम भी कर दिया कर ऑफिस के बुलेट पे और घर पे भी चला लिया कर, तो इसमें अब बड़ा बुलेट छोटा बुलेट नहीं आएगा, बिग कार स्मॉल कार की तरह। इसमें सिंपल आंसर है, जितना एम्प्लॉयर देगा वो तो मेरा बेनिफिट हो गया। माइनस कर देंगे लिमिट, जैसे अभी किया था, माइनस कर देंगे लिमिट, और लिमिट है 900 रुपये महीना, बस कोई ड्राइवर नहीं है इसमें। और अगर एम्प्लॉय ये प्रूव कर दे कि बुलेट के खर्चे 900 रुपये महीने से ज्यादा हो रहे हैं तो वो एक्चुअल भी माइनस कर सकता है। अगर वो 900 रुपये से ज्यादा खर्चे हो रहे हैं ऑफिस के लिए तो वो एक्चुअली माइनस कर सकता है। दैट्स इट, मोटर कार कंप्लीट। यस गाइस, मोटर कार कंप्लीट। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत बड़ा पोर्शन करवा दिया, आप ट्रस्ट करो, बहुत बड़ा पोर्शन आपने कर लिया। आपको इमेजिन नहीं है कि आप कितना बड़ा काम कर गए आज की क्लास के अंदर, मतलब कितना इंपॉर्टेंट कर गए हो आप, सोच नहीं सकते आप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम आपने आज कंप्लीट कर लिया है। एक मिनट, हाँ ये रहा, देखो गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन करवा दिया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल करवा दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी करवा दिया, और मोटर कार करवा दिया। मैंने वो क्या करवा दिया दिखाऊं, मैंने आपको आज करवा दिया मेरे भाई, दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, अभी आप शांत रहो, देखते जाओ। मैंने आपको आज करवा दिया मेरे भाई 17, 2, 1 करवा दिया, 2 करवा दिया, 3 करवा दिया, 4 करवा दिया। ये जो 5 है ना, और जो 6 है, और जो 7 है, और जो 7A है, वो मैं अभी करवाऊंगा अगले 5 मिनट में, बस सिंपल, अगले 5 मिनट में करवाऊंगा। और ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स है ना, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, बस फिर परक्विजिट खत्म, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इसके अंदर आगे 8 है। तो ये 4 अभी करवाऊंगा मैं। LIC प्रीमियम, सर मैं सिंपल बोलूंगा, एम्प्लॉय की लाइफ है, प्रीमियम एम्प्लॉय ने अपना LIC करवा रखा है, उसका प्रीमियम एम्प्लॉयर भर रहा है, तो जितना एम्प्लॉयर के द्वारा भरा जाएगा, जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा पेबल होगा, दैट विल बी टैक्सेबल फॉर एम्प्लॉय। अच्छा एक बात मैं बताऊं, ये सिर्फ तीसरा परक्विजिट ऐसा था दैट इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, बाकी सारे फॉर ऑल है, बाकी सारे परक्विजिट फॉर ऑल है। यानी कि 4 पॉइंट थे, मोटर कार वाला, और ये वैल्यू ऑफ गार्डनर, स्वीपर, वॉचमैन, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, चिल्ड्रन, सिर्फ यही 4 पॉइंट आपने देखने हैं, कैश है या काइंड है। अब LIC, आप बोलोगे सर LIC, अच्छा अगर एम्प्लॉय का है और उसने खुद पे करना था, पे एम्प्लॉयर ने कर, कैश, नहीं, LIC पॉइंट ही 5th में आता है, इसमें कुछ नहीं देखना, काइंड, कैश, स्पेसिफाइड, कुछ नहीं देखना, ये अलग पॉइंट है। वो सिर्फ इस पॉइंट के लिए, सिर्फ 3rd पॉइंट के लिए है, बेनिफिट इन काइंड। वो सिर्फ उसमें 4 केसेस थे जो मैंने करवा दिया आपको, बस वो 4 केसेस के लिए देखने, कैश है काइंड है। LIC प्रीमियम आएगा, पेबल बेसिस है, जब एम्प्लॉयर पे कर देगा, ड्यू हो जाएगा, उसके बेस पर टैक्सेबल है। अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल है, जितना एम्प्लॉयर अमाउंट पे करेगा दैट विल बी द वैल्यू। यार सिंपल भाषा में बोलूं, अगर एम्प्लॉय का LIC है और एम्प्लॉयर ने पे करना है तो जितना अमाउंट उसका पेबल बनता है दैट विल बी टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉय। स्वेट इक्विटी शेयर, सुन लो स्वेट इक्विटी शेयर, खून पसीने की, मतलब स्वेट मतलब खून पसीना होता है। एम्प्लॉयर हमेशा सोचता है कि एम्प्लॉय ना एक फीलिंग दिल में रखता है कि मैं तो एम्प्लॉय हूं, जबकि सच भी है तो एम्प्लॉय ही है। लेकिन एम्प्लॉयर कहता है यार अगर ये ढंग से काम करेगा ना मैं सक्सेस हो जाऊंगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है ना वो उसके एम्प्लॉय पर ही डिपेंड करती है। ट्रस्ट मी, एम्प्लॉय जबरदस्त मिल जाए ना, बंदे को सक्सेस होने को रोक नहीं सकता। लेकिन एम्प्लॉय काम क्यों करे उसका थोड़ी है, सारा तो मालिक का है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसे इक्विटी शेयर दे देता है गिफ्ट में या थोड़े कम पैसों में, फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल। तो एम्प्लॉय को ये फीलिंग आती है मैं भी कंपनी का मालिक हूं, क्योंकि इक्विटी शेयर मालिक होते हैं,
तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर देता है गिफ्ट में या कंसेशनल वैल्यू पे, कम वैल्यू पे, तो एम्प्लॉय के लिए कितना टैक्सेबल है? बेनिफिट होगा एम्प्लॉय को, शेयर मिल रहे हैं। तो जिस दिन एम्प्लॉय ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, द डेट व्हेन द एम्प्लॉय ऑप्टिंग द एक्सरसाइज द ऑप्शन दैट ही वांटेड टू टेक द शेयर्स, उस दिन जो उन शेयर की मार्केट वैल्यू होगी दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू। मैं सिंपल बोल रहा हूं, अगर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दिए हैं, तो जिस दिन वो एम्प्लॉय ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा कि हाँ ये शेयर मुझे चाहिए, मैं ले लेता हूं, तो उस दिन जो शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू होगी दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय। डन। तीसरा, अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जब मैं आपको प्रोविडेंट फंड करवाऊंगा ना इसी चैप्टर में तब डिटेल में करवाऊंगा, लेकिन सुन लो, अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड और एक होता है ATCCD1, ये तीनों टर्म्स आगे आएंगे। तो इस पॉइंट को और इसके नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ी देर के लिए याद करना पड़ेगा। दिखाओ, मैंने लिखा हुआ है, इसको भी बनाया हुआ है मैंने, रुक जाओ। ये देखो ये वो आ गया स्वेट इक्विटी शेयर। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट, तो मैंने बता दिया जिस दिन वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा उस दिन जो मार्केट वैल्यू होगी। LIC प्रीमियम जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा पेबल होगा दैट विल बी टैक्सेबल। और ये आ गया पॉइंट नेक्स्ट। देखो, अगर एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के RPF में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या ATCCD1 के अंदर, या अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, मैं इसको ASPF कहता हूं, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन प्रोविडेंट फंड, इन तीनों में मिलाकर अगर वो 7.5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉय के लिए कोई टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर वो एक्सीडिंग 7.5 लाख करता है, तो जितना 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट करेगा दैट विल बिकम द परक्विजिट फॉर द एम्प्लॉय। सिंपल है। मैं एक एम्प्लॉयर हूं, मैं तो एम्प्लॉय ठीक हूं, मैं एम्प्लॉय हूं मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे RPF में 4 लाख कंट्रीब्यूट किया है, ATCCD1 में 2 लाख कंट्रीब्यूट किया है और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन में भी 2 लाख किया है। 4, 2, 6, 2, 8, 7.5 लाख तक माफ है, 50,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। खत्म हो गया। बस इतना याद कर लो यार, इतनी सी बात याद कर लो। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ATCCD1, इन तीनों में मिलाकर 7.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट करता है, जितना एक्स्ट्रा है दैट विल बी टैक्सेबल। इसका नेक्स्ट पता क्या है? देखो मैंने इसका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये 17(2)(a) नेक्स्ट परक्विजिट। वो ये कह रहा है कि अभी भी आपने सीखा कि अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के RPF, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड या फिर ATCCD1 तीनों में मिलाकर कंट्रीब्यूट करता है 7.5 लाख से ऊपर, तो जितना ऊपर कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि अगर उन पर इंटरेस्ट आता है तो 7.5 लाख तक जो इंटरेस्ट आएगा वो माफ है, और 7.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब मैंने ऐसे बना दिया, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के RPF, ATCCD1 और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड तीनों में मिला के 9 लाख कंट्रीब्यूट करता है, तो 7.5 लाख माफ है, 7.5 लाख माफ है, पर 1.5 लाख टैक्सेबल है कंट्रीब्यूशन। कल को इंटरेस्ट आएगा तो 7.5 लाख के ऊपर जितना इंटरेस्ट आएगा वो टैक्स फ्री रहेगा, और 1.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा। लो जी, मैंने 7A भी करवा दिया। मैं बताऊं, मैंने आपको ये सारे परक्विजिट करवा दिए सिवाय फ्रिंज बेनिफिट के, बस फ्रिंज बेनिफिट करवाऊंगा एंड देन परक्विजिट्स आर ओवर। फ्रिंज बेनिफिट्स करवाऊंगा एंड देन परक्विजिट्स आर ओवर। हाँ जी, अब बताओ यार, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? भाई फ्रिंज बेनिफिट तो मैं अभी नहीं करवाऊंगा, दैट आई विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। फ्रिंज बेनिफिट तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा। करवा दिए मैंने परक्विजिट्स सारे, करवा दिए आपको परक्विजिट्स मैंने, देख लो। फ्रिंज बेनिफिट के अलावा ये 8 बचे हैं फ्रिंज बेनिफिट, और ये मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर। इसको फटाफट रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।